आज पढ़ेंगे यूनिट 1 का जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सेक्स तथा जेंडर की अवधारणा। यूनिट 1 का नाम है लैंगिक मुद्दे, प्रमुख अवधारणाएं। किताब का नाम है लिंग, विद्यालय एवं समाज। ये 2017 में 22 में है। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। प्रश्न नंबर 2, जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। अथवा जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर में है जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, जेंडर एंड इट्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। भारतीय संदर्भ में जेंडर पर काफ़ी विमर्श का दौर है, जिसमें कमला भसीन, उमा चक्रवर्ती, मैत्रेयी कृष्णराज, शर्मिला रेगे और निवेदिता मेनन का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। कमला भसीन कहती हैं, जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक रूप में स्त्री पुरुष की दी गई परिभाषा है, जिसके माध्यम से समाज उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की सामाजिक भूमिका में विभाजित करता है। यह समाज की सच्चाई को मापने का एक विश्लेषणात्मक औजार है। मैत्रेयी कृष्णराज के अनुसार समाज में जितनी भी आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं हैं, उनका संबंध जेंडर से है। जेंडर लिंग आधारित श्रम का विभाजन है, जिसे पितृसत्ता ने सामाजिक अनुसंधानों के द्वारा तय किया है, जिसकी संकल्पना को परिवार और आर्थिक आधार पर खोजना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जेंडर एक विश्लेषणात्मक श्रेणी है, जो सामाजिक संरचना व उसके जटिल व्यवहार मूलक संबंधों को स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों से जानने का प्रयास करता है। शर्मिला रेगे ने परिभाषा दी है, जेंडर को विचार की प्रक्रिया मानती है तथा इसको ऐसा वर्ग मानती हैं जिसमें कुछ संबंधों को रखा जाए और उनसे निर्मित संबंधों को जाना जा सके। उमा चक्रवर्ती भी सामाजिक संरचना को स्त्री की निर्मित का कारण मानती हैं। स्त्री का परिवेश उसकी पराधीनता की प्रकृति को तय करता रहा है। निवेदिता मेनन भी जेंडर को सामाजिक निर्मित का ही रूप मानती हैं। साथ ही उनका मानना है कि जेंडर की यह अवधारणा भारत में पहले से ही मौजूद रही है।
यह आधुनिक सभ्यता की देन नहीं है, बल्कि प्राक आधुनिक भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार की यौन पहचानों के लिए कहीं अधिक व्यापक स्थान उपलब्ध था। मसलन उस काल में हिजड़ों के पास भी एक सामाजिक स्वीकार्यता मौजूद थी जो समकालीन समाज में नहीं थी, यानी उस समय के समाज में नहीं थी। सूफी और भक्ति परंपराएं उभय लैंगिकता पर आधारित थी, जो अक्सर द्विलिंगी मॉडल को खारिज करते थे। 2 शताब्दी पहले शिव भक्त देवरा दासी मैया ने लिखा था, यदि स्तन और लंबे बालों को देखते हैं तो वह उसे स्त्री कहते हैं, अगर उन्हें दाढ़ी मूछ दिखाई दे तो वह उसे पुरुष कहते हैं। लेकिन भीतर देखो, इन दोनों के बीच जो आत्मा है वह ना स्त्री है ना पुरुष। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में लिंग और जेंडर के अंतर को स्पष्ट करता विचार पहले से मौजूद रहा है। जेंडर शब्द की उत्पत्ति व उसके प्रयोग के संदर्भ में अलग अलग मतों को अब तक जाना व समझा गया। विभिन्न भाषा वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक, नृविज्ञानी, मानवशास्त्री, जीव वैज्ञानिक व नारीवादियों द्वारा जेंडर के संदर्भ में जो रहा गया उसे देखने व समझने का को हमने प्रयास किया तथा उसके आधार पर जेंडर को परिभाषित करने की कोशिश की। जेंडर की अपनी कोई उचित परिभाषा नहीं है। कुछ ने इसे भाषा के संदर्भ में देखा तो कुछ ने सामाजिक संदर्भों में। इसके अतिरिक्त जेंडर को इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, सेक्स और सत्ता से भी जोड़कर देखने व समझने का प्रयास किया। स्त्री के संदर्भ में हमेशा से माना गया कि वह एक ऑब्जेक्ट है, फिर वह चाहे पाश्चात्य अस्तित्ववादी दार्शनिक सोरेन की गार्दें हो, जिन्होंने नारी को जटिल रहस्यमय सृष्टि माना, या फिर नीत्शे, जिसने माना कि नारी पुरुष का सबसे पसंदीदा या कहें खतरनाक खेल है। वहीं रूसो ने स्त्री की निर्मित पुरुष को खुश रखना स्वीकारा। भारतीय इस संदर्भों में भी स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखा व स्वीकारा गया, जहां उसकी उपयोगिता पुरुष को खुश करने तक ही सीमित थी। महादेवी वर्मा ने लिखा है, स्त्री न घर का अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती, न देवता की मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठा चाहती है। कारण वह जान गई है कि इसका अर्थ अन्य की शोभा बढ़ाना तथा उपयोग न रहने पर फेंक दिया जाता तथा दूसरे का अभिप्राय दूर से उस पूजापी या अर्पित वस्तुएं आदि को देखते रहना, जिसे उसे न देख कर उसी के नाम पर लोग बांट लेंगे। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय प्रागैतिहासिक कालीन, वैदिक कालीन, ब्राह्मण कालीन,
सामाजिक व्यवस्था से लेकर आज के समय तक जब भी हम स्त्री के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उसे पराधीन व सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में व्याख्यायित करते हैं या देवत्व के बोझ तले खुद के अस्तित्व को दम तोड़ते हुए देखते हैं। इस तरह प्रश्न उठता है कि स्त्री होना आखिर क्या है। सिमोन द beauvoir कहती हैं, स्त्री पैदा होती नहीं बल्कि बनाई जाती है, सामाजिक नियमों व क्रियाओं के अनुरूप सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक आधार पर मनुष्य में भेद करना और एक को स्त्री और दूसरे को पुरुष रूप में सामाजिक मान्यता देना जैसी सामाजिक प्रक्रिया के पीछे जो सामाजिक कंडीशनिंग काम करती है और उसका प्रभाव संकोच की, कमजोर, शांत, लज्जाशील व अन्य स्त्रियोचित गुणों में ढालने की प्रक्रिया से तथा जो प्राकृतिक नहीं मानवीय प्रक्रिया के तहत होती है। सामाजिक आधार पर कंडीशनिंग के कारणों को मानव व उसका विश्लेषण जेंडर है। सेक्स तथा जेंडर की आवश्यकता। सेक्स तथा जेंडर की आवश्यकता। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। एक शिशु या तो पुरुष या स्त्री यानी फीमेल के रूप में पैदा होता है। हम किस प्रकार पुरुष या स्त्री में विभेद करते हैं। पहली बात जो दिमाग में आती है वह है नवजात शिशु का लिंग या ऐसी जैविकीय विशेषताओं का होना जो पुरुष व स्त्री में अंतर करते हैं। इस प्रकार सेक्स को जैविकीय संदर्भों में परिभाषित कर सकते हैं तथा यह कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के सेक्स में काफ़ी जैविकीय अंतर पाए जाते हैं। इस प्रकार सेक्स एक द्विलिंगी तंत्र है जिसमें दो प्रकार के विकल्प यानी पुरुष तथा स्त्री सामान्यतः मौजूद होते हैं। हम सभी के दिमाग में सेक्स का सामान्य रूप से यही चित्र रहता है तथा साथ ही इससे जुड़े स्त्री पुरुषों के अलग अलग व्यवहार इस तस्वीर को घेरे रहते हैं। यह तस्वीर हमारे जीवन के अनुभवों तथा पालन पोषण के तरीकों से और प्रगाढ़ होती रहती है तथा संस्कृति इसे संरक्षित तथा हस्तांतरित किया जाता है। यह तस्वीर मनुष्य की मानसिकता में गहरे कहीं दबी रहती है, इसीलिए इसे अक्सर स्वतः स्वीकार्य लिया जाता है तथा जेंडर का रूप ले लेती है। ये दो शब्द यानी सेक्स तथा जेंडर काफ़ी हद तक समान लगते हैं तथा मनुष्य के मूलभूत गुणों का वर्णन करते हुए लगते हैं तथा अधिकांशतः दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त भी कर लिया जाता है। कई लोग इसे समानार्थी भी समझते हैं। एक शिशु पुरुष के मध्य जैविकीय अंतर को इंगित करता है, लेकिन जेंडर एक सामाजिक
संदर्भ इन सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, न कि अजैविकीय। यह उन सभी विशेषताओं को इंगित करता है जो एक सामान्य पुरुष व स्त्री के लिए उपयुक्त समझता है। इस प्रकार जहाँ स्त्रीत्व व पुरुषत्व को सेक्स आनुवंशिकीय तरीकों से निर्धारित होता है, जबकि जेंडर प्रत्येक सेक्स के लिए उचित व्यवहारों एवं अभिवृत्तियों के सामाजिकरण द्वारा सीखा जाता है। जेंडर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को नियंत्रित करता है। जेंडर लोगों को विभिन्न जीवन अनुभवों के आधार पर स्त्री पुरुष को अलग करता है। यही एक व्यक्ति के शक्ति, सम्मान तथा संपत्ति पर अधिकार की पहुंच को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार जेंडर का सेक्स से एकदम भिन्न अर्थ है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के जन्म के समय की जैविकीय एवं शारीरिक विशेषताओं से बिल्कुल संबंधित नहीं है, बल्कि यह उन समाज निर्मित भूमिकाओं के बारे में बताता है, जो एक स्त्री व पुरुष से निभाए जाने की अपेक्षा रखते हैं। ये भूमिकाएं हालांकि विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार बदलती रहती हैं। जेंडर को कभी भी पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता, हालांकि समाज जरूर कुछ सामान्य गुणों को स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व, स्त्री का भावुक व कर्तव्यपरायण होना तथा पुरुष का प्रभुत्वपूर्ण होना की श्रेणी में रखता है, परंतु हम सभी में सामान्यतः दोनों ही गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। उभय लैंगिकता जेंडर के निर्माण में हम जो भी अपने अभिभावकों, संगी साथियों एवं समाज से सीखते हैं, वह महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसी आंतरिक भावना है जो हम प्रदर्शित भी करते हैं। यह एक ऐसी आंतरिक भावना है जो हम प्रदर्शित भी करते हैं। इस प्रकार ऐसी जैविकीय विशेषताएं जो स्त्री पुरुष में विभाजन करती हैं, वह सेक्स कहलाती हैं, तथा ऐसी सामाजिक विशेषताएं जो एक समाज अपने स्त्री व पुरुष के लिए उपयुक्त समझता है, वह जेंडर कहलाती हैं। जैसे स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व। जेंडर स्त्री व पुरुष की व्यवहारगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रकट करता है। साथ ही यह स्त्री व पुरुष की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों की ओर इंगित करता है, जिन्हें परिवार, समाजों एवं संस्कृतियों के द्वारा निर्मित किया जाता है।
यह स्त्रीत्व व पुरुषत्व के द्वारा अपेक्षित व्यवहारों एवं अभिवृत्तियों को समाहित करता है। इसे समाज को बांधे रखने का एक मूलभूत नियम भी मान सकते हैं, जो लोगों को सोचने समझने तथा एक दूसरे से अंतःक्रिया करने को भी निर्देशित करता है। जेंडर भूमिकाएं तथा अपेक्षाएं सीखी जाती हैं तथा यह समाज के साथ बदलती हैं तथा विभिन्न समाजों एवं संस्कृतियों के सापेक्ष होते हैं। गर्डा लर्नर अपनी पुस्तक में कहती हैं, जेंडर एक ऐसा मुखौटा, बेस तथा कवच है जिसमें स्त्री व पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं। एलन वुल्फ ने बताया कि सभी प्रकार के समूह में जिसने एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया, उसमें सबसे अधिक गहरे तक पुरुषों ने महिलाओं को अधीन किया है। लर्नर कहती हैं कि महिलाओं की अधीनता अन्य सभी प्रकार की अधीनताओं से अधिक प्राथमिक एवं अन्य सभी वाद जैसे जातिवाद, वर्गवाद आदि वादों से ऊपर सेक्सटिज्म है, जिसे नष्ट किया जाना चाहिए। सेक्स व जेंडर के भेद को व्याख्यायित करने में एक तथ्य को जानना अति आवश्यक है, वह है जैविक निर्माणवाद।